नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और हमारे चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच 18 साल से क्रिमिनल लॉजी की प्रैक्टिस करने वाले विकास पांडे जी अधिवक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के दौर में मुकदमों की, न्यायालय की और पक्षकारों की क्या परिस्थितियां उभर के सामने आती हैं। तो स्वागत है विकास जी आपका। विकास जी, आपने लॉ कहाँ से किया था? मैं यहीं सतना से ही लॉ किया हूँ। किस सन में? मैंने किया है 2004। तो उस समय तो सतना में इकलौता ही कॉलेज था। जी जी। जिस कॉलेज से आपने लॉ किया है उस कॉलेज के बारे में ये कहा जाता है कि उस कॉलेज में नकल बहुत होती थी, तो आपने भी नकल किया या बिना नकल के पास किए? नहीं, असल पर इस बात से तो आप सहमत हैं कि वहाँ नकल होती थी? हाँ, इस बात से सहमत हैं, लेकिन हम लोगों के समय में ADN वाजपेयी कुलपति थे जी, और बड़ी स्ट्रिक्ट व्यवस्था थी परीक्षा में जो है जी, और सिर डुलाने की परमिशन नहीं थी। तो हम लोग तो पढ़कर जो है पास हुए हैं जी, और बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब आदमी खुली प्रतिस्पर्धा में प्रैक्टिस में आता है तो स्वयं समझ में आ जाता है कि कौन नकल करके पास हुआ है, कौन बिना नकल के पास। अच्छा, बतौर अधिवक्ता आपका गुरु कौन था? देखिए, जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे जी, वैसे ही अलग अलग समय में मुझे कई लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे जुडिशरी के कुछ लोग हैं, उन्होंने मुझे प्रारंभिक तौर पर ट्रेंड किया कि वकालत करने के पहले कौन से एक्ट और कैसे अध्ययन करना है। चूँकि यह पेशा जो है अध्ययन का पेशा है, जब तक अच्छी तरह से अध्ययन नहीं होता है तब तक किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि पक्षकार अपना जीवन हमें सौंपता है। देखिए, वो हमारे पास आने के पहले क्या किए हैं, क्या करता है, इससे हमें मतलब नहीं है। वो जिस बात के लिए हमारे पास आया है उसके लिए हमें पूरी ईमानदारी से मन, कर्म, वचन, आत्मा और शरीर हर तरह से ईमानदार होना पड़ेगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने पूछा कि आपके गुरु कौन थे? देखिए, क्या है कि जुडिशरी के कुछ ऐसे महान न्यायाधीश हैं जी, जिनका नाम मैं ओपन तौर पर नहीं बता सकता। चलिए ठीक है, लेकिन कुछ वकील तो रहे होंगे जिनके माध्यम से आपने अपनी प्रैक्टिस जिनके साथ शुरू की। असल पर मैं जो है यहाँ किसी के साथ जूनियरशिप में नहीं रहा हूँ। अच्छा। और एक मेरे दूर के रिलेटिव थे, वो कोर्ट साहब हुआ करते थे। अच्छा। उस समय बुढ़ार में वो पदस्थ थे जी, उनके साथ 2 महीने मैं बुढ़ार में ही रहा। अच्छा। तो प्रारंभिक तौर पर मजिस्ट्रेट कोर्टों में मैं जाकर देखा करता था, बैठा करता था कि क्या कैसे प्रक्रिया चलती है जी। और प्रारंभिक तौर पर उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। और मैं इस बात से गौरवान्वित महसूस करता हूँ जी। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जैसे गुरु सबको मिलें। अभी भी मेरे गुरु रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनको जब 11 बजे 12 बजे याद आएगी जब कभी, तो वो फ़ोन लगा लेंगे और मेरे प्रति उसी प्रकार चिंतित रहते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए चिंतित रहता है। पांडे जी, वकील दिनों दिन बढ़ रहे हैं, कोर्ट दिनों दिन बढ़ रही हैं, लेकिन जो मुकदमों का दबाव है कोर्ट में वो कम नहीं हो रहा है। देखिए, जनसंख्या भी बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पुलिस थाने तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कोर्टों की संख्या नहीं बढ़ रही है। दूसरी नंबर बात, जिस प्रकार ट्रायल कोर्टों का विकेंद्रीकरण हुआ, तहसील कोर्टों में ADJ कोर्ट बनाई गई, उसी प्रकार एक सामान्य मध्यम दर्जे का और गरीब आदमी न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाता है। इसके लिए देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत अपना मत है, तो जब ट्रायल कोर्ट में ADJ और DJ कोर्ट का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है
तो कम से कम हाई कोर्ट की बेंच, जैसे यहाँ अपने यहाँ मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर में जी, तो हर संभाग में मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच होना आवश्यक है जी, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की भी बेंच हर राज्य में होना आवश्यक है। उसका मुख्यालय दिल्ली रहे, लेकिन यदि सस्ता सुलभ न्याय हर व्यक्ति के लिए चाहिए। देखिए क्या होता है कि बहुत से प्रकरण जो है न्याय ट्रायल कोर्ट से हो जाता है, बहुत में हाई कोर्ट हो जाता है और बहुत में सुप्रीम कोर्ट से होता है और कुछ में कहीं से नहीं हो पाता है जी। तो कम से कम जो बचाव का अधिकार है जी, तो हमारे देश में जो बचाव का अधिकार एक संपन्न व्यक्ति का है, वही संवैधानिक अधिकार एक निर्धन व्यक्ति का है जी। तो निर्धन व्यक्ति वह अपने अधिकार का उपयोग कर सके, इसके लिए विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है। विलम्ब से मिला न्याय जो है वो अन्याय के बराबर है जी। और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि बहुत छोटे से छोटे मामलों में न्याय मिलने में बड़ा विलम्ब होता है जी। क्या मानना है? मैं आपकी बात से बहुत कुछ सहमत हूँ। देखिए क्या है कि जैसे क्रिमिनल मैं करता हूँ, ओनली फॉर सेशन ट्रायल, गंभीर अपराध करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जैसे जिनकी बेल वगैरह, बेल तो देखिए प्रथम दृष्टया जो है मूड ऑफ द जज भी बहुत निर्भर करती है, केस की परिस्थिति और मूड ऑफ द जज। यदि अंडर ट्रायल है मुलजिम, उसकी जमानत नहीं हुई, तो प्रयास ये होना चाहिए कि 3 महीने में ट्रायल पूरा हो जी। क्योंकि तात्कालिक गवाह सब रहते हैं, उनकी याददाश्त दुरुस्त रहती है जी। दूसरा स्थानीय स्तर पर वो गवाह मिल जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत पुलिस की गवाह जो है उसकी उपस्थिति की होती है। आज यहाँ है, 2 साल बाद कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया जी। पुलिस की ड्यूटी भी काफ़ी व्यस्तता भरी होती है जी। उनको छुट्टी मिल पाई नहीं मिल पाई, परमिशन जी, तो बड़ी समस्याएं होती हैं। यदि 3 महीने के अंदर इन एनी कंडीशन ट्रायल पूरा होगा, पर डे डेली लगाया जाए उस केस की सुनवाई जी। तो ठीक रहेगा। अन्यथा बहुत से लोग जो है कई सालों सजा भोगने के बाद बाइज्जत बरी होते हैं। अच्छा, कई वकील ये कहते सुने जाते हैं कि ये न्यायाधीश ठीक नहीं है, ये जमानत नहीं देता है। तो ये न्यायाधीश के ऊपर निर्भर करता है कि आपके अध्ययन पे और आपकी जिरह पे निर्भर करता है? देखिए, आपने ऐसा सुना है कि नहीं? हाँ, नहीं, मैंने सुना है। देखिए क्या होता है कि जो वकील का दायित्व है जी, वकील का दायित्व ये है कि अच्छे से अच्छा डिफेंस जी, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जी, पक्षकार को भी अपने साथ रखे। जी, दूसरा, जमानत देना ना देना न्यायालय का काम है। जी, यदि न्यायालय को लगता है कि जमानत देने लायक मामला नहीं है, जमानत नहीं होगी। जी, यदि हाई कोर्ट से जमानत होने लायक मामला होगा, हाई कोर्ट से होगी, और यदि जमानत होने लायक ही मामला नहीं होगा तो नहीं होगी। जैसे हम लोगों के पास आते हैं प्रकरण, तो हम लोग प्रथम दृष्टया बता देते हैं ये बेल लायक मामला है या नहीं। जी, बताने के बाद पक्षकार को और उससे फीस बताने के बाद यदि पक्षकार कहता है प्रयास करिए जी, तो फिर जो है पूरी सख्ती के साथ प्रयास करते हैं। न्याय महंगा हो गया है, आम आदमी के बस का रह नहीं गया है न्याय, क्या मानना है आपका? देखिए, आपकी इस बात से भी मैं बहुत कुछ सहमत हूँ। देखिए, सरकार के द्वारा जो विधिक सहायता की प्रक्रिया की गई है जी, वो केवल एक फॉर्मेलिटी है। जी, क्योंकि केस जिनको अलॉट होते हैं जी, वो उस तन्मयता के साथ पैरवी नहीं करते हैं जी, जिस तन्मयता के साथ अपने प्राइवेट पक्षकार के साथ करते हैं। जी, और देखिए, पैरवी बहुत आवश्यक है और जितनी अच्छी पैरवी होगी, देखिए केस की स्थिति परिस्थिति एक अलग चीज़ है और पैरवी के अभाव में किसी के साथ अन्याय हो जाए, यह गलत बात है।
अच्छा, दूसरी एक चीज़ और जो सुनने में आता है, किसी फिल्म में बड़ा डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखिए, मैंने इस चीज़ में तो आप लोगों को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि जितनी तारीख होगी उतना आपका पैसा बढ़ेगा। नहीं, असल में समस्या इस बात की है कि ऐसा पब्लिक मानती है कि वकील का फ़ायदा होता है। जी। हम लोग तो जो फीस तय करते हैं उसी फीस पे हमको पूरा ट्रायल करना है। अच्छा। तो जितनी जल्दी ट्रायल पूरा हो जाएगा उतना हमारे लिए जो पैसे की वैल्यू है वो ठीक रहेगी। जितना लेट ट्रायल होगा वो तो पैसे की वैल्यू घटती है, तो हमारे लेट करने के कारण से ट्रायल नहीं बढ़ता है। गवाह समय से उपस्थित ना होना सबसे मूल समस्या इसी बात की है। जी। आजकल यदि गवाह उपस्थित हो गया है जी। तो वकील साहब उपस्थित हैं तो वकील साहब को गवाह करवानी ही पड़ेगी, अन्यथा जो है न्यायालय सख्ती से आदेश देता है कि वकील बदलो या कुछ भी करो। एक आरोप लगते हैं वरिष्ठ वकीलों पे कि वो कनिष्ठ वकीलों को सिखाना नहीं चाहती या सिखाते नहीं। इसमें दो स्थितियां होती हैं। देखिए, क्या है कि जो सीखने की इच्छा रखते हैं जी, तो उनको सिखाना जो है, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। हम लोगों को कोई वकील नहीं बताया है कि कैसे जिरह करनी है, कैसे बहस करनी है, जी। कैसे अपने पक्षकार का बचाव करना है और कैसे न्यायालय को अपनी बात पर चिंतन करने के लिए विवश करना है। ये सब जो है स्वयं, जैसे शेरनी होती है, कुछ दिनों तक बच्चों को अपने साथ में रखती है, फिर छोड़ देती है, वो स्वयं धीरे धीरे शिकार करना सीखते हैं। अब रही बात सीनियरों की, तो देखिए, कोई भी सीनियर जो है शिक्षक और विद्यार्थी की तरह नहीं सिखा सकता जी। यदि जूनियर सीखना चाहता है तो सीखे, तो वो हर हाल में सीख लेगा। और यदि उसको लगन नहीं है, मैं देखिए आज वर्तमान परिवेश में नए जूनियरों को देखता हूँ, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई काम नहीं मिला तो वकालत करने चले आए, कुछ ना कुछ मिलेगा बिना लक्ष्य के। अब हम लोग जो है कई सालों तक बिना काम के बैठे रह गए, लेकिन करेंगे तो क्रिमिनल ही करेंगे, करेंगे तो गंभीर अपराध के ही मुकदमे करेंगे। अच्छा, बीते मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि जब एक बात उठती है जिले के अंदर कि क्रिमिनल के लायर कौन अच्छे, तो 3 वकीलों का नाम आता है, चौथे वकील का कोई नाम, माने चौथा नाम आज तक पूरा सतना जिले की उसमें आ ही नहीं पाया। चौथा नाम क्यों नहीं आ पाया? माने ऐसा आज अपडेशन वाले वकील ही चल पाएंगे जिनको जो है लेटेस्ट पर डे का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रूलिंग्स वो हो। पहले तो बहुत कुछ किताबों पे डिपेंड था, तो सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया। अब क्या है कि पुराने लोग जो है ऑनलाइन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा वहीं पर खेल होता है। भाई देखिए, क्या है कि जो प्रति परीक्षा होती है साक्षी की जी, तो जब साक्षी की हम प्रति परीक्षा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्याय दृष्टांत के आधार पर करेंगे और फिर बहस में उसको हम दे देंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन हम यदि अंदाज में करेंगे और फिर बाद में जो है जोड़ के बहस के टाइम में देंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये इसी कारण से जो है धीरे धीरे नए लोग भी अच्छा काम करते हैं। अच्छा, सतना कचहरी में काफ़ी कुछ वकील हैं, सारी चीज़ें, लेकिन आज तक आज़ादी के बाद से इन वकीलों के लिए बैठने तक की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये स्थिति जो है, मैं कोविड काल में 2 साल पहले 4 से 5 बार हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट में हिसार कोर्ट अपीयर हुआ जी। वहाँ की कोर्ट बिल्डिंग और वकीलों को चैम्बर जो अलॉट थे उसको देख के मन खुश हो गया और मैंने कल्पना किया कि काश मध्य प्रदेश में और हमारे सतना में भी ऐसी व्यवस्था हो जाए जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बैठने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं। मज़ेदार बात यह है कि आपके जिला कोर्ट के माने बतौर अधिवक्ता जिले के सांसद भी हैं
बतौर अधिवक्ता चित्रकूट के विधायक भी रहे हैं, बतौर अधिवक्ता सईद अहमद भी रहे हैं। माने तमाम ऐसे नेता जो मध्य प्रदेश सरकार का हिस्सा रहे हैं या सरकार का हिस्सा है, उसके बावजूद भी माने वकीलों की इस दुर्दशा के बारे में समस्या इस बात की है कि जिनका नाम आपने लिया जी, ये या तो प्रैक्टिस में नहीं आए भी हैं तो बहुत कम समय आए हैं, लेकिन एक बतौर वकील होने के नाते इन्हें कुछ तो उनको करना चाहिए था। उनको करना चाहिए जी। और इस बारे में गंभीरता से विचार सरकार के द्वारा, नेताओं के द्वारा नहीं किया गया। देखिए क्या है कि यह पेशा केवल जो है मस्तिष्क का खेल है जी, और यदि वकील के पास मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं जी, तो वह कितना प्रयास करेगा। और स्थितियां जो है बैठने की, यहाँ तो हम लोग जो है टीन सेट के नीचे बैठे हैं। हाँ भाई, कई बार ऐसा देखने में आता है कि वकीलों का जो घर वाला चैम्बर है उसमें एसी लगा है और यहाँ जो है वो टूटी हुई छप्पर है, पता चला अगर बारिश हो गई तो पानी आ रहा है। रात में कई बार तो ऐसा होता होगा कि कुत्ते भी माने गंदा करके चले जाते हो, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। केवल समस्या इसी बात की है कि सरकार इस क्रम में ध्यान नहीं देती है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने ऐसी कोई मांग रखी, आपके यूनियन ने, आपके संगठन ने? देखिए, हमारे संगठन ने समय समय पर अपने अनुसार, अपने हिसाब से प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास में सफल नहीं हो पाए, उस हिसाब से सफल नहीं हुए। और खासकर नेता तो कहीं ना कहीं कोर्ट में आते ही हैं जी, वह सब देखते हैं, चाहे सिविल मामले हो या क्रिमिनल मामले जी। लेकिन यह सब देखने के बाद भी वकीलों के बैठने की व्यवस्था नरकीय स्थित है जी। हमारे यहाँ एक मैंने अन्य बगल के जिलों को भी अगर अपन देखें, बगल में कटनी देख लें, रीवा देख लें, हर जगह सारी चीज़ें सही हैं। सबसे पुअर कंडीशन सतना की बैठने की और कोर्ट बिल्डिंग की। मतलब मध्य प्रदेश की लगभग तहसील कोर्टों में भी नई बिल्डिंगें बन गई हैं। हाँ, नागौद में बिल्डिंग बन गई, आपके मैहर में बन गई, हर जगह बन गई, चित्रकूट में बन गई, लेकिन सतना में वही पुरानी बिल्डिंग है। पिछले साल तो एक कोर्ट का छप्पर, पुरानी कोर्ट थी, छप्पर तक गिर चुका है, लेकिन तो भी उसको गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। और कभी भी जैसे पुरानी बिल्डिंगों में जो कोर्ट लगती हैं, कभी भी कोई अप्रिय वारदात हो सकती है। वो बिल्डिंग बिल्कुल एकदम धराशाही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमसे खुल के चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया।